अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस एस्ट्रोलॉजी यानी कि इकरा कमल की सबसे छोटी बहन ज़ैनब फैसल के बारे में। ज़ैनब की कुछ तस्वीरें और वीडियोस लीक हुई हैं जिन्हें देखने के बाद लोग बड़े नाराज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि यार बहुत छोटी हैं, एज उनकी बहुत कम है। और आपको याद होगा अभी पिछले दिनों कुछ लोगों ने उन पर वीडियोस बनाई थी कि वक्त से पहले वो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही हैं, उनके कपड़ों पर तनकीद कर रहे थे, बुरे और गलीज़ किस्म के कमेंट्स कर रहे थे, उन पर वीडियोस बनाई। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार चलो, अगर वो छोटी हैं तो जैसे मर्ज़ी कपड़े पहनती हैं, हमें उन पर नहीं डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अब जब उनकी वीडियो सामने आई तो मुझे यूँ लगा कि यार लोग कह रहे हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं और बॉयफ्रेंड ने ही उनके साथ ये सब कुछ किया है। और बॉयफ्रेंड के साथ जब ज़ाहिर बंदा उठता बैठता है, मुझे नहीं पता उनके बॉयफ्रेंड है, लेकिन जो चल रहा है, जो बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि भाई उनकी जो वीडियोस लीक की हैं वो बॉयफ्रेंड ने की हैं, उनके साथ जो हैं वो उनके बॉयफ्रेंड है। क्योंकि ज़्यादातर हमने कभी भी उनके व्लॉग में या किसी भी जगह पर नहीं देखा कि उनके कोई रिलेटिव हैं या कोई रिश्तेदार हैं। तो बात ये है कि ज़ैनब अभी हैं तो बहुत छोटी, लेकिन माँ बाप को केयर करनी चाहिए। आप सबको पता है कि व्लॉग करने से पहले ये बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स में भी काम कर चुकी हैं और उन शॉर्ट फिल्म्स को देखकर मैं खुद बड़ा हैरान होता था कि वो बहुत ही बोल्ड किस्म की उनकी कहानियाँ, सीन्स और बहुत जैसे आप किसी मूवी का सीन देख रहे होते हैं ना, उस तरह के सीन्स और उस तरह के किरदार उन्होंने किए हुए हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश बहुत की होगी और माँ बाप ने एतराज़ नहीं किया। क्योंकि अब लोगों को यूँ लग रहा है कि अब पैसा आया है तो तब जाकर उनके जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं। ब्रॉड माइंडेड को, इन चीज़ों को देखकर ब्रॉड माइंडेड को हम उर्दू में क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग फिर बाद में कहते हैं यहाँ पर ब्रॉड माइंडेड नहीं लगता, यहाँ पर ये लगता है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि ब्रॉड माइंडेड की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते थे? लेकिन बात अगर की जाए आज से कुछ दिन यानी कि कुछ माह पहले की, जब उनके जो वालिद साहब हैं उनके साथ उनकी एक और बेटी जो है वो सवाल और जवाब कर रही हो, प्रैंक कर रही होती है, क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं। क्या मैं बॉयफ्रेंड के साथ ये कर सकती हूँ? मैं क्या ये कर सकती हूँ? और वो वीडियो उन्होंने पब्लिक की हुई है और कुछ लोगों ने कहा क्या बॉन्डिंग है भाई, बाप के साथ बेटियों की क्या बॉन्डिंग है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी बेगैरती है, बहुत बेहयाई है, इस तरह के वर्ड यूज़ किए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ, आप सबको पता है कि एस्ट्रोलॉजी हो या जो भी लोग स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं, उनकी हमें टांगें नहीं खींचनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि पैसे आने के बाद, दौलत आने के बाद, शोहरत आने के बाद अपने बच्चों पर नज़र भी रखनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप बच्चों पर नज़र रखते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं, आप उनके साथ साथ चलते हैं, तो आपको बहुत स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। जब आपको नज़र आ रहा होता है कि ये बच्चा गलत कर रहा है, ये बच्चे की बातें बुरी हैं, बच्चे की आदत बुरी हैं, जब आप बहुत फ़िक्र करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनके अंदर एहसास पैदा होता है, ना पैदा हो तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब उनके अंदर एहसास पैदा होता है तो उनको फ़िक्र लगती है कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मेरे ऊपर कितना वक्त लगाया है, कितनी मेरी तरबियत की है। आज अगर मैं ये गलत काम करूँगा या गलत रास्ते पर चलूँगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो बात यह है कि जब आप फ़िक्र करेंगे तो फिर आपके बच्चे, हो सकता है कि ज़ैनब जो हैं वो घर से ये भी कह के जा सकती हैं कि मैं स्टडी करने जा रही हूँ, या उनका, क्योंकि वो एक बेडरूम की वीडियो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फ़ेक है, लेकिन फ़ेक कहीं से लगती नहीं है। मुझे नहीं लग रहा ये फ़ेक है। अगर बिलफर्ज वो फ़ेक वीडियो है तो मेरा ख्याल है कि जिसने फ़ेक बनाई है उसको तो बहुत ज़्यादा लितर पड़ने चाहिए। क्योंकि जब आप किसी की माँ, बहन, बेटी की इस तरह की गलत वीडियोस बनाकर लगाते हैं तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चे इस तरफ आ ही गए हैं और वीडियोस लीक हो रही हैं और ये हरकतें हो रही हैं, तो ये सबक है हम सब के लिए। देखिए, हमें लगता है कि बच्चों को ना थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, खुल के जिएं। लेकिन फिर जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोगों को याद कराना चाहूँगा नूर मुकद्दम वाला वाक़या। उनको क्या पता था, जो उनका बहुत अच्छा दोस्त है, जिसके साथ उनका लेन देन है, जिसके साथ उनकी कई सालों से एक दोस्ती है, वही बंदा उन पर ऐसा जुल्म करेगा कि गर्दन तक तन से अलग कर देगा। तो बात यह है कि अपने माँ बाप को अपनी बातों, अपनी चीज़ों, अपनी हरकतों को सब कुछ अपने माँ बाप से शेयर किया करें। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा छूट ना दें।
मतलब आपको लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को इतना स्पेस ना दिया, घूमना फिरना और ये लोगों के साथ मिलना मिलाना, ये दोस्तियाँ, ये सब कुछ, इन चीज़ों की इजाज़त ना दी तो हमारे बच्चे घुट कर जिएंगे। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि आपके बच्चे जब इस तरह की हरकत करेंगे, उनकी वीडियोस लीक होंगी, तब आप क्या करेंगे? इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी जवेरिया सऊद पूरी फैमिली के बारे में। अभी रिसेंटली उनका एक वीडियो व्लॉग आया, कुछ वीडियोज़ आई जिसमें सबसे पहले उनकी बेटी पर तनकीद की जा रही है। उसके साथ साथ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कहाँ से लाते हैं ये लोग इतना पैसा कि अमेरिका ट्रिप पर जा रहे हैं। अब जब वो अमेरिका ट्रिप पर जा रहे थे तो लोग ज़ाहिर है देख भी रहे थे, लोगों को कुछ बुरा भी लगता है, जेलसी भी होती है। देखें, किसी के नसीब से जलना नहीं चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों को ये भी बुरा लगता है कि चलें ठीक है, पैसा आ गया, आप कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी आप कनाडा घूमने जा रहे हैं, कभी आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ज़ाहिर है सारे एक्टर्स जाते हैं तो फिर ये उसी तरह से पैसों की सेविंग, ये चीज़ें करते रहते हैं कि पैसा जोड़ेंगे फिर उसके बाद अमेरिका जाएंगे, पूरा एक प्लान करते हैं ना। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से जलना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो असल चीज़ है जिस पर लोग तनकीद करें वो ये करें कि बेटी जो है वो इतनी छोटी है लेकिन उसके कपड़ों का इन लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है। उनकी फ़िज़ीक ऐसी है और उस पर लोगों के जो मैंने कमेंट्स पढ़े, मैं वो कमेंट्स नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर इंसान की ना, मतलब जिस तरह से ये एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एलीट क्लास के लोग हैं या फिर गरीब हैं, हर इंसान के जो घर का माहौल है ना वो डिफरेंट होता है। जवेरिया सऊद जो हैं उनकी अपनी फैमिली का रहन सहन, अपना एक तरीका कार है। वो अपनी बच्ची को जिस तरह के मर्ज़ी कपड़े पहनाएं, हम लोग तनकीद नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आपको लगता है कि जवेरिया सऊद की बेटी जो है वो बहुत छोटी हैं, उनके कपड़े बहुत बेहुदा हैं या इस तरह की चीज़ें आपको लगती हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको तनकीद करने के बजाय अपने बच्चों पर तरबियत करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को समझाएं। अच्छा, अब ये नहीं है कि ये सब कुछ एक्टर्स के दरमियान ही होता है, एक्टर्स ही अपने बच्चों को ऐसे करते हैं। आप जब भी कभी किसी मॉल में जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, तो क्या वहाँ पर सारे एक्टर्स के बच्चे होते हैं? क्या वहाँ पर सारे जवेरिया सऊद या बाकी जितनी एक्ट्रेस हैं या एक्टर्स हैं उनके बच्चे वहाँ पर मौजूद होते हैं? नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए 90s के दौर के आप कोई बॉलीवुड के भी एक्टर्स उठा लेना, वो कभी जिम से निकलते हुए इस तरह के कपड़े पहनते थे जो कि आज पहने जाते हैं। सारा खान निकलती हैं, वो पता नहीं कौन सी पांड्या है वो निकलती हैं, किसी ने कपड़े नहीं पहने होते। मतलब ये तो वो कपड़े हैं ना, हम इनको कपड़े तो नहीं कहते, हम तो इन कपड़ों के नीचे पहनने वाले कपड़े पहन समझते थे ना। लेकिन आज आप देख लें कि बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस जिम से निकलती है तो नीम बना हालत में निकलती है, और वो पहले से सारों को फ़ोन कर देती है अभी मैंने बाहर आना है तो बना लेना वीडियोज़। और अब तो वहाँ की बहुत सारी समझदार एक्ट्रेस जो है ना वो कहती है मुंह की वीडियो बनाया करो यार, मुंह को दिखाया करो, जब मैं चलती हूँ मेरा पिछवाड़ा दिखाते हो। तो ये रिवाज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप अभी मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि आप मुझे कोई 90s की कुछ भी वीडियोस इंटरव्यूज़ की साथ में ज़रूर लगाएं, ताकि आपको पता चले कि आज से 20-25 साल पहले बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जो अब आपको जिम से निकलते हुए नंगी नज़र आती है ना, वो भी हर इंटरव्यू में अपने आप को कवर्ड करके बैठती थी। लेकिन क्या है कि बस अब वक्त बदल गया। मैं बात कर रहा था जवेरिया सऊद की, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बुरा लग रहा है ना, तो उन पर तनकीद करने से पहले आप ये सोचें कि मैंने अपनी बेटी को किस तरह से रखना है, मैंने अपनी बच्ची को किस तरह से बचाना है। अगर आपकी बच्ची दिन में आपके सामने बहुत अच्छी है और पढ़ने जाती है और वहाँ पर टिकटॉक बनाती है, वहाँ से ऐसी वीडियोस बनाती है, घर से अबाए में जाती है, बाहर जाकर वो पेंट में घूमती है, घर से वो बाप के साथ बाइक पर बड़ी सोबर तरीके से बैठ के जाती है और वहाँ से अपनी दोस्त के साथ उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी में घूमने निकल जाती है, तो फिर आपको इन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी बच्ची पर नज़र रखनी चाहिए, अपने बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है। ये मुझे तो यही समझ आई है, पता नहीं मेरी टीम को क्या समझ आएगी, आपको क्या समझ आएगी। मुझे ये लगता है कि हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी ड्रामों में दिखाई जाने वाली सुहाग रातों के बारे में, और लिखने वाले ये कहते हैं कि देखने वाले ये चाहते हैं कि कब लड़की के गीले बाल दिखाए जाएंगे, कब ये महसूस कराया जाएगा कि इन दोनों के दरमियान सुहाग रात को कुछ हो चुका है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये कह रहे हैं जी परिजात में आपने नासाज का किरदार अदा करने वाले अदील अफजल को देखा होगा, ये बहुत खुलकर बोलते थे। कुछ कभी मैंने देखा था इनको आर्मी के खिलाफ भी बोल रहे होते थे, बड़ा इनके अंदर जज्बा था बोलने का, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ बदल गए हैं, आई डोंट नो क्यों। लेकिन वो लिख रहे हैं, भाई लिख नहीं रहे बल्कि एक पॉडकास्ट में, इफ़त उमर के पॉडकास्ट में वो बता रहे थे कि मुझे जब कुछ लिखना पड़ता है ना शादी के हवाले से, तो मैं 2-3 दिन सोचता रहता हूँ कि कैसे दिखाऊँ, क्योंकि वो कहते हैं कि शादी के सीन्स दिखाने के लिए सुहाग रात में कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है कि भाई इन दोनों के दरमियान में कुछ हुआ है। अब इफ़त उमर इस बात को कुछ को क्लियर करते हुए, हाँ हमारे ड्रामों में ये क्लियर करना पड़ता है कि हो चुका है। अब आप देखें कि ये कितना मतलब एक पॉडकास्ट में किस तरह की डिस्कशन चलने लग गई है। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इफ़त उमर तो बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें कर जाती हैं, उनको बिल्कुल कुछ भी। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि मैं हैरान हो रहा था कि इफ़त उमर जो है मतलब कैसे ये वीडियो बना सकती हैं। उन्होंने बताया था कि अपने का साइज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें, मैं बड़ा हैरान हो रहा था। फिर मुझे जब मैंने उन पर स्टडी करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तो पता चला कि वो फेमिनिस्ट हैं। तो फेमिनिस्ट जो हैं वो जानबूझकर इस तरह की चीज़ें करती हैं, और वो इसलिए करती हैं ताकि उन लोगों को पता चल सके कि भाई औरत को आज़ादी चाहिए। मुझे इस बात समझ में नहीं आ रही थी कि औरत को क्या इस तरह की आज़ादी चाहिए कि आप वीडियो बनाकर दूसरों को बताएं कि आप अपने आप को किस तरह से, मतलब अच्छे बड़े बहरहाल मेरे से डिस्कस भी नहीं हो पा रहा इसको। अच्छा खैर, वो ये कह रही थी कि भाई हमारे ड्रामों में ये सब कुछ दिखाया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया जाता है कि भाई शादी हो गई है, एक दूसरे को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, सुहाग रात चल रही है। अब सुहाग रात में अगले दिन कैसे बताया जाए? अगर तो सुबह उठ के वो नॉर्मल है और कोई दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट, शर्माना, ये सब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने ड्रामा सीरियल तेरे बिन को मेंशन करते हुए कहा कि उस ड्रामे में भी आप सबने देखा कि किस तरह से कितने दिन तक दिखाया गया कि भाई सुहाग रात नहीं हो रही, मतलब इन दोनों के दरमियान अभी तक कुछ नहीं हुआ, और इस चीज़ को बहुत अच्छे से मेंशन किया जा रहा होता है। फिर एक वक्त आता है कि जब वो वहाज पर यमुना ज़ैदी शक करती हैं और उसके बाद शक पर उसके मुंह पर थूकती है, थप्पड़ मारती है। खुद एक बीवी कितने अरसे तक अपने शौहर को कहती है कि तुम सोफ़े पर सोओगी और तुम सोफ़े पर सोओगे और मैं बेड पर। और फिर जब वो देखती है कि कज़न के साथ सिर्फ बात कर रहा होता है कमरे में, तो उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारती है और थूकती हुई है। फिर मुर्तसिम गुस्से में आता है और फिर उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है, और कमरे में ले जाने के बाद फिर बाद में दिखाते हैं कि उसके बाल ख़राब हैं, पसीने से वो भरी हुई है और ये सारी चीज़ें। ये सब कुछ दिखाना और फिर मतलब इस पर डिस्कस करना और ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती यार कि वही। और ये बात मैं इफ़त उमर की मानता हूँ कि इसी तरह के ड्रामे जो हैं वो सुपर डुपर हिट जाते हैं। जिन ड्रामों में ये आप इस तरह के सीन्स दिखाते हैं ना, जिससे मेंशन हो रहा हो कि इनके दरमियान हुआ है या इस तरह की बातें हुई हैं, तो वो सुपर डुपर हिट जाते हैं। और इन्हीं ड्रामों पर मैं ये बात करता हूँ कि यही ड्रामे हम फैमिली के साथ बैठकर कैसे देखें, मतलब इन्हीं ड्रामों को हमने देखना है और फैमिली के साथ बैठ के देखना है। आप मुझे बताएं कि एक तरफ माँ बैठी है, एक तरफ बहन बैठी है, बेटी बैठी है, और हम ये ड्रामा देख रहे हैं और अचानक से ये सीन आ जाए तो फिर क्या करेंगे? मतलब वो कहते हैं कि हम फैमिली ड्रामे बनाते हैं। फैमिली ड्रामा है यार, मैंने दसो कि एक तरफ बीवी रंगे हाथों पकड़ती है, हो कुछ नहीं रहा, दूसरी तरफ वो बीवी का हाथ पकड़ के लेके कमरे में जाता है, कुंडी लगाता है और उसको बेड पे फेंकता है। उसके बाद दिखाते हैं कि उसके बाल ख़राब हैं, वो पसीने से भरी हुई है और ये सब कुछ। तो फिर क्या अन्य गूंगे बहरे थे है नहीं, सारा कुछ समझ आता है। तो खैर इफ़त उमर इस पर डिस्कस कर रही थी और कहते हैं कि अच्छा हम असल में सुहाग रात पर क्या होता है। कहती हैं कि मेरी जब सुहाग रात थी, और लिखने वाले जितनी भी वेबसाइट्स वाले लोग हैं वो इतने कोई बेहुदा किस्म के लोग हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा आपको हैरानी होगी। इफ़त उमर ने अपनी सुहाग रात वाले दिन के वो राज सारे फाश कर दिए, वो सारे राज मतलब दुनिया के सामने ले। इफ़त उमर अपनी सुहाग रात के बारे में बताते हुए ज़रा ना शर्माई,
यार कोई हद है यार, मतलब कैसी बातें लिख रहे हैं। अच्छा, इफ़त उमर कहती हैं कि मेरी सुहाग रात थी तो मैं यूं ज़मीन पर बैठी हुई थी। अब अदील अफजल बड़े गौर से सुन रहे हैं, उनको लगा कि शायद कोई ऐसी बात होने वाली है। कहते हैं कि मेरी सुहाग रात थी और मैं नीचे बैठकर सलामियाँ गिन रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अपने बारे में वो किस तरह की चीज़ें मेंशन करें। तो ये है जी वो पॉडकास्ट जो कि वायरल होते हैं। लोग कहते हैं कि जी रेहान तारी के पॉडकास्ट बहुत वायरल होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि लाइक मैं अगर सैयद नूर साहब के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं बोलूँ ये वीडियोस दिखाऊँ साइमा जी के डांस की, ये देखें साइमा जी क्या कर रही हैं, ये आपकी वो है जी फिल्म की क्वालिटी, ये देखें जी, ये देखें। अब उनकी बीवी है, मैं वो वीडियोस निकाल कर उनके सामने रखूं तो मुझे ये बताएं, ये वायरल तो हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि एज अ यूट्यूबर होस्ट मुझे खुद मतलब मुझे कैसा लगेगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि यार मैं किस तरह से सैयद नूर साहब के सामने निकाल कर दिखाता। बहरहाल हमारे जो पॉडकास्ट हैं उनको वायरल करने का आजकल बस यही सबसे बेहतरीन तरीका है, आप ये सब कुछ करें और उसके बाद वायरल हो जाए। खैर, आपको क्या लगता है? इसके साथ साथ जो उनकी अच्छी बात है कि इस तरह के जो ड्रामे हिट जाते हैं, आप बताएं कि इस तरह की जो सीन्स आप देखते हैं जब आपके साथ आपकी वालदा, आपके घर वाले या कोई भी साथ में बैठा हो, तो आपको कैसा लगता है? मतलब आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा सीन है, अब इन दोनों के दरमियान सही हो गया है। आपको लगता है जब ये टिशुम ठा हो जाता है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है? ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। बात करते हैं जी टीपू शरीफ के बारे में। ये आज से 15-16 साल पहले हीरो आया करते थे, लोग उनको पसंद किया करते थे, लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में आपको बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हैं आम सा समझकर। और मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि जितने चांसेस हैं उनको अवेल करने की कोशिश किया करें। कब ज़िंदगी में आपका छक्का लग जाए, ज़िंदगी बदल जाए, कुछ नहीं पता। टीपू शरीफ बताते हैं कि भाई पहले मैं कभी हीरो आया करता था, अब तो जाहिर है वो हीरो तो नहीं, अब वो बड़ा भाई का किरदार या कोई इस तरह के किरदार अदा करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े ड्रामे बेवकूफ़ियों में रिजेक्ट कर दिए। आप हैरान होंगे कि कौन सा ऐसा बड़ा ड्रामा उनको मिला था जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बाद में उनको पछतावा तो हुआ होगा, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कोई पछतावा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक ड्रामा आया था जिसका नाम था मेरे कातिल मेरे दिलदार। ये अदनान सिद्दीकी का ड्रामा था। इसमें एहसन खान जो है वो मेन किरदार अदा कर रहे थे। वही किरदार टीपू को ऑफर हुआ था, लेकिन एक और ड्रामा जो कि मलेशिया में बनने जा रहा था, तो टीपू ने इस ड्रामे को इग्नोर करके, रिजेक्ट करके, भाई मलेशिया का ट्रिप हो जाएगा, चलो ड्रामा भी शूट हो जाएगा, इस ड्रामे को अवॉइड कर देता हूँ। लेकिन वही ड्रामा बाद में सुपर डुपर हिट हुआ। मतलब ज़ाहिर है बेवकूफ़ी हुई ना कि एक बड़ा ड्रामा, बड़ा स्क्रिप्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, उन सारी चीज़ों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया कि वो मलेशिया जाएंगे, मलेशिया का ट्रिप हो जाएगा। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो ड्रामा एहसन खान ने किया था और वो ड्रामा इतना हिट हुआ, लोगों को इतना पसंद आया। मैं विषयात थी उनमें आए थे, मैं विषयात के साथ वो ड्रामा सुपर डुपर हिट हुआ और बाद में इनको पछतावा तो हुआ होगा, लेकिन अभी वो कहते हैं कि मुझे कोई पछतावा नहीं, ऐसा होता नहीं है, अंदर ही अंदर उसका दुख बाकी रह जाता है। अगर दुख ना हो तो कोई कैसे कह सकता है कि वो ड्रामा मुझे ऑफ़र हुआ था। जिस तरह से मोहसिन अब्बास हैदर आज तक कहते हैं खुदा और मोहब्बत मुझे ऑफ़र हुआ था, परिजाद मुझे ऑफ़र हुआ था, और बहुत सारे ड्रामे मुझे ऑफ़र हुए थे। इसी तरह से बेशुमार लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे इंडिया की फ़लाँ फिल्म, अभी दानियाल ज़फ़र का एक थिंग मैं किंग सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे इंडिया से पता नहीं कौन कौन से बड़े डायरेक्टर्स के वो नाम ले रहे थे कि वहाँ से मुझे ऑफ़र्स आई, तो मैंने नहीं की फ़िल्म। इसी तरह हमारे बेशुमार और हीरो ने, शान शाहिद कहते हैं कि गजनी मुझे ऑफ़र हुई, मैंने नहीं की। अच्छा, गजनी में उनका विलन का किरदार था, वो बात मुझे उनकी अच्छी लगी। शान शाहिद कहते हैं कि जब मुझे वो ऑफ़र हुई तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई मैं पाकिस्तानियों का हीरो हूँ, इंडिया में जाके विलन बनकर आमिर खान से मार खाता हुआ अच्छा लगूंगा। भाई मुझे हीरो का किरदार देते तो भी मैं शायद कहीं सोचता। अच्छा, वो कहते हैं कि जब आमिर खान को लगा कि शायद मैं पैसों की वजह से या किसी वजह से नहीं आना चाह रहा, तो मुझे और पैसे बढ़ाकर ऑफ़र की गई। तो मैंने उनको कहा, आमिर भाई आपने बहुत अच्छा किया, मुझे ऑफ़र दी, सब कुछ किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानियों के दिलों में बसता हूँ। अब पाकिस्तानियों के दिलों में बसने वाला शख्स इंडिया में जाकर किसी हीरो से मार खा रहा हो, तो ये कैसे हो सकता है? इनकी सोच पर मैं शान शाहिद को सलाम पेश करता हूँ। उनकी जो
वो जो उन्होंने फिल्म रिजेक्ट की थी, मैं कहता हूँ कि क्या कमाल इंसान है, क्या सोच है उनकी। बेशक लोग उनको सोचते हो कि लॉलीवुड इंडस्ट्री को तबाह करने में शान शाहिद का बहुत बड़ा हाथ है, तो सिर्फ शान शाहिद नहीं है, उसके पीछे सारे ही हैं भाई। रैम्बो भी वहाँ पर थे, सऊद भी थे, बाबर अली भी थे, और मोहम्मद राना भी थे, उसके बाद रीमा, साइमा, रेशम, निरमा, तो पता नहीं कौन कौन सी ये सारी एक्ट्रेस, नरगिस, सभी थी ना वहाँ पर। तो क्या सिर्फ शान का हाथ तो नहीं था? शान ने नहीं किए, फिल्म इंडस्ट्री को तबाह किया है उन लोगों ने जिन्होंने अपने नाम पर फिल्में बनवाई, फलाना बदमाश, फलाना बदमाश, फलाना बदमाश। खैर, मैं ज़रा इधर उधर निकल जाता हूँ ना माजरत के साथ। तो बात यह है कि ज़िंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे चांसेस मिलते हैं, लेकिन क्या है कि आप उन चांसेस को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देते हो कि ये मेरे लेवल का नहीं है। वो आपके लेवल का हो ना हो, लेकिन उसमें आपका कहीं ना कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जब भी ज़िंदगी में कोई चांस मिले उसे अवेल करें। ये ना सोचें कि यार ये मेरा इस पे स्टेटस, मेरा लेवल, ये सब कुछ मतलब उस तरह का नहीं है। जब आप उसको अवॉइड कर देते हो और आपकी जगह कोई और करने वाला अच्छा कर जाता है और वो हिट हो जाता है, फिर आपको दुख होगा। और अगर आपने कोई काम करना है तो करते रहें, क्योंकि चंद सेकंड के जुमले से इंसानों की ज़िंदगियां बदल जाती हैं। ये मैं हूँ, ये हमारी कार है और ये हमारी बुआरी हो रही है, मारो मुझे मारो, और पता नहीं किस तरह के जुमले जो हैं वो कहाँ से कहाँ लोगों को ले जाते हैं। और बुढ़िया माइयाँ होगियाँ ने, रूबी अनम ने शायद 30-35 साल में इतनी शोहरत नहीं हासिल की होगी जो एक जुमले से उनको हर तरफ जिसने उनको वायरल कर दिया था। तो खैर, ये एक भाषण था, एक मैसेज था आप लोगों के लिए कि ज़िंदगियां बदलती हैं, चांसेस मिस ना किया करें। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं इमाद इरफानी के बारे में। इमाद इरफानी ने अपना गेटअप चेंज करके, मतलब गेटअप नहीं, मतलब अपने आप को ज़रा अच्छा सा तैयार करके कुछ फ़ोटोशूट करवाए। तो उन फ़ोटोशूट्स को देखकर लोगों ने इमरान खान की तस्वीरें साथ में लगाना शुरू कर दी कि इमरान खान जवानी में ऐसे हुआ करते थे, और इमाद इरफानी और इमरान खान बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उन तस्वीरों को शेयर किया, लोगों के सामने इतनी धड़ाधड़ लगाई और कहा कि बताएं इमाद इरफानी बिल्कुल इमरान खान लगते हैं या नहीं। इमाद इरफानी, आप सबको पता है इमाद इरफानी के बारे में फ़ाद मुस्तफ़ा कहते हैं कि इमाद इरफानी कुछ भी पहनेगा ना तो लगेगा कि भाई ये बंदा वाकई, मतलब उसकी पर्सनैलिटी के फ़ाद मुस्तफ़ा दीवाने। वो कहते हैं कि मैं जब भी उसको देखता हूँ, उसकी ड्रेसिंग, उसके कपड़ों को, उसके स्टाइल को, मैं दीवाना हो जाता हूँ। शायद मैं थोड़े ज़्यादा बोल गया हूँगा, उन्होंने थोड़ा कम बोला हो, लेकिन उन्होंने ज़रा तफसील में बोला था कि वो कौन कौन सा ड्रेस पहनते हैं, वो कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, वो कौन से शूज़ पहनते हैं, किस ब्रांड के शूज़ पहनते हैं, कौन सा वो बेल्ट लगाते हैं, हर चीज़, परफ्यूम तक उन्होंने बताया कि वो इमाद इरफानी पे जचता है, क्योंकि इमाद इरफानी की पर्सनालिटी ऐसी है। आपको क्या लगता है, इमाद इरफानी वाकई इमरान खान से मिलते हैं? उनका ये गेटअप देखकर आपको लगता है कि उनको देख के इमरान खान की झलक आती है, उनकी जवानी की झलक आती है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहिएगा, ज़िंदगी के अच्छे अच्छे चांसेस मिस ना कीजिएगा, दिलों में जेलसी, हसद और इन चीज़ों को निकालिएगा, क्योंकि ये हमेशा जब दिल में रहते हैं तो दिल को ज़ख्मी कर देते हैं। फिर दिल कभी भी उस तरह से तंदुरुस्त नहीं हो पाता। जब आप जेलसी, हसद और इन चीज़ों को दिल में जगह दे देंगे, घर दे देंगे, ये दिल आपका ज़ख्मी हो जाएगा, और ज़ख्मी दिल फिर कभी भी अच्छी तरह से आबाद नहीं हो पाते। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।